मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। कुछ ऐसा ही हाल टाटा मोटर्स का भी था आज से 10-15 साल पहले, जब वो बहुत कमाल की गाड़ियां बनाते थे, पर फिर भी उनकी सेल्स बहुत खराब थी। कुछ गाड़ियां कमर्शियली बहुत सक्सेसफुल हुई और कुछ गाड़ियां भयंकर फ्लॉप। इसलिए आज के वीडियो में हम टाटा मोटर्स के 6 ऐसे गाड़ियों को देखेंगे जो सच में बहुत कैपेबल थे, जिनको बनाने में टाटा मोटर्स ने अपना पूरा जान झोंक दिया था। इनफैक्ट हमारे लिस्ट में 2 ऐसी गाड़ियां भी है जो सर रतन टाटा के दिल के बहुत करीब थी, पर फिर भी इंडियंस ने उन गाड़ियों को लेने से साफ मना कर दिया। टाटा मोटर्स वालों ने अलग अलग तरीके से बहुत कोशिश किया उन गाड़ियों को बेचने का, पर इससे भी उनके सेल्स फिगर पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, जिसके वजह से बाद में चलकर टाटा मोटर्स ने उन गाड़ियों को हमेशा के लिए बंद कर दिया। और इस वीडियो में हमारे लिस्ट में 1 नंबर पर जो गाड़ी है वो अगर हिट हो जाती तो टाटा मोटर्स आज के टाइम पर कहीं और होते। इसलिए आज का वीडियो बहुत मस्त होने वाला है, लेकिन उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे मस्त मस्त वीडियोस आप और देख पाओ। साथ ही वो जो बेल आइकन दिया हुआ है नीचे उसको भी दबा ही लेना और वीडियो को लाइक कर दो वीडियो चालू होने से पहले। 6ठे नंबर पर जो गाड़ी हमारे लिस्ट में वो किसी भी इंडियन कार मेकर की तरफ से पहली प्रीमियम एसयूवी थी, जिसमें 4x4 भी आता था। इनफैक्ट हमारे आर्मी ने भी इस गाड़ी के बहुत सारे यूनिट्स खरीद रखे हैं। और हाँ, ये टैक्सीज के तौर पर इस्तेमाल नहीं होती है महिंद्रा स्कॉर्पियो की तरह। मैं बात कर रहा हूँ टाटा सफारी के बारे में। 1997 में टाटा मोटर्स ने सफारी के फर्स्ट जनरेशन को लॉन्च किया था, पर जो एक्सटीएटेड डीजल इंजन आता था इसमें, और ये पहली वाली सफारी 87 PS की पावर प्रोड्यूस करती थी। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, टाटा सफारी की सबसे बड़ी राइवल महिंद्रा स्कॉर्पियो रही है। तो एक तरफ स्कॉर्पियो मार्केट में आज तक बिक रही है, वहीं सफारी का नामो निशान मिट चुका है। पर भाई सफारी तो अभी भी सेल पर है। ये बस नाम की सफारी है, असली सफारी 2019 में ही बंद हो गई थी। अगर 1998 वाली सफारी की बात करें तो टाटा मोटर्स ने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर उनकी सफारी ठीक ठाक सी सेल्स कर रही थी शुरुआत में। लेकिन बाद में जब महिंद्रा स्कॉर्पियो लॉन्च हुई तब से सफारी के सेल्स कम होने लगे। लेकिन कुछ और भी रीजंस थे सफारी के डाउनफॉल के पीछे। सबसे पहला रीजन तो ऐसा है जो आप सबको ऑलरेडी पता होगा, टाटा मोटर्स के गाड़ियों की खराब रिलायबिलिटी। और दूसरी रीजन भी ऐसी है जो आप सबको फिर से पता होगा, टाटा मोटर्स की खराब आफ्टर सेल्स। आफ्टर सेल्स का मतलब क्या होता है? आफ्टर सेल्स मतलब किसी भी गाड़ी को परचेज करने के बाद जो सर्विस ऑफर करी जाती है, चाहे वो डीलर के साइड से हो या फिर सर्विस सेंटर के साइड से। समझे नुनू? हाँ। लेकिन अगर मैं आपको सच बताऊं तो सफारी स्टॉर्म के पहले जितनी भी जनरेशंस आई थी सफारी की, उनमें रिलायबिलिटी इश्यूज सच में थे। लेकिन सफारी स्टॉर्म बहुत ही रिफाइंड प्रोडक्ट थी, पर फिर भी क्योंकि सफारी का नाम मार्केट में ऑलरेडी बहुत बर्बाद हो चुका था, इसलिए स्टॉर्म जैसी कमाल की गाड़ी भी नहीं बिकी। और अब ये सेम चीज नकली वाली सफारी के साथ भी देखने को मिल रहा है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, टाटा मोटर्स ने सफारी पर 2-2 लाख के डिस्काउंट्स देना चालू कर दिया है, क्योंकि उनकी नई वाली सफारी को कोई ले ही नहीं रहा ड्यू टू वेरियस रीजंस, जो मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए सब्सक्राइब पक्का से कर ही लेना। 5वें नंबर पर जो गाड़ी है हमारे लिस्ट में वो है टाटा सिएरा। 1991 के टाइम पर टाटा मोटर्स ने सिएरा को इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च किया था। बाद में चलकर टाटा मोटर्स ने सूमो और सफारी जैसे गाड़ियों को लॉन्च करा। लेकिन अगर हम टाटा मोटर्स की इंडिया में सबसे पहली एसयूवी की बात करें तो वो सिएरा ही थी। टाटा टेल्कोलिन नाम के पिकअप ट्रक पर ओरिजिनली सिएरा बेस्ड थी, जिसमें टाटा मोटर्स वालों ने अपने टेल्कोलिन पिकअप को लिया और उसके लेंथ को रिड्यूस करके एक 3 डोर एसयूवी बना दिया। साउंड प्रूफिंग भी करी गई थी इसमें, ताकि इंजन का नॉइज कम से कम जा सके केबिन तक। और इंजन भी सेम ही था इसमें, टेल्कोलिन पिकअप वाला, जो कि 2.2 लीटर्स की डीजल इंजन थी और 5 स्पीड गियर बॉक्स भी आता था इसमें। टाटा सिएरा एक रियर व्हील ड्राइव एसयूवी थी। बहुत बॉक्सी सा डिजाइन था इस गाड़ी का, और रियर सीट्स के जो ग्लास थे वो ऊपर रूफ में जाकर इन्फ्यूज होते थे, जो दिखने में बहुत ही मस्त और फ्यूचरिस्टिक सा लगता था। फिर 1997 में टाटा मोटर्स ने सिएरा के 2nd जनरेशन को लॉन्च करा। डिजाइन में कुछ हल्के फुल्के से चेंजेस करे गए थे, पर फिर भी इस गाड़ी के सेल्स बहुत कम थे, जिसके पीछे पहली रीजन थी सिएरा की प्राइसिंग। नॉर्मल इंडियन कार बायर्स के बजट के बहुत पार थी सिएरा, और साथ ही उस टाइम पर लोग एक टाटा मोटर्स की गाड़ी के लिए इतने पैसे खर्चने चाहते ही नहीं थे। दूसरी रीजन जिसके वजह से सिएरा की हमेशा से ही कम सेल्स रही है वो थी इसकी बेकार प्रैक्टिकलिटी। जैसे कि आप सबको पता है कि सिएरा एक 3 डोर एसयूवी थी, मतलब इसके फ्रंट में 2 डोर्स आते थे और फिर पीछे डायरेक्टली डिक्की वाली डोर लगी थी। जिस टाइप की आज के टाइम पर थार आती है उसी टाइप की सिएरा भी थी क्या? हाँ, जिसके वजह से इंडियन कार बायर्स को ये बहुत ही अनप्रैक्टिकल लगी। लेकिन सैड स्टोरी सिर्फ यहीं तक था, क्योंकि टाटा मोटर्स फिर से सिएरा को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं। इनफैक्ट उन्होंने प्रोडक्शन रेडी वर्जन को भी दिखा दिया सिएरा का, जिसमें पैसेंजर्स के लिए प्रॉपर 4 डोर्स आते हैं। आपको कौन सी सिएरा पसंद है, नई वाली या पुरानी वाली, कमेंट करके बताओ। 4थे नंबर पर जो मोस्ट अनसक्सेसफुल गाड़ी है हमारे लिस्ट में टाटा मोटर्स की वो है टाटा हेक्सा। 2017 में टाटा मोटर्स ने हेक्सा को बनाते वक्त एक भी कसर नहीं छोड़ा। 2.2 लीटर्स की वेरिकोर 400 इंजन आती थी इसमें, और ऑल व्हील ड्राइव भी ऑफर करा गया था। हेक्सा बेसिकली एक MPV/SUV थी, जिसे टाटा मोटर्स वालों ने इनोवा से कम्पीट करने के लिए बनाया था। इसमें फीचर्स भरपूर दिए गए थे, इसमें पावर से लेकर बिल्ड तक सब कुछ तगड़ा दिया गया था। फिर भी इंडियन कार बायर्स ने इस गाड़ी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन हेक्सा से पहले आरिया नाम की
एक गाड़ी आती थी ना, आर्या और हेक्सा दिखने में मुझे सेम सेम क्यों लगती है? क्योंकि हेक्सा टेक्निकली आर्या की सेकंड जनरेशन थी। आर्या को भी इनोवा से ही कम्पीट करने के लिए बनाया गया था 2011 में, और 2011 के टाइम पर आर्या यूरो नॉर्म्स को मीट करती थी। और सेफ्टी के तो क्या ही कहने थे, क्योंकि उस टाइम पर जब एयरबैग्स मैंडेटरी भी नहीं होता था गाड़ियों में, तब टाटा वालों ने आर्या में 6 एयरबैग्स डाल दिया था। लेकिन फिर भी टोयोटा इनोवा को ये गाड़ी कभी भी बीट नहीं कर पाई, जिसके वजह से टाटा मोटर्स को ना चाहते हुए भी इस गाड़ी को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। पर फिर भी उन्होंने हार नहीं माना। हेक्सा के साथ फिर से कोशिश की गई थी। बहुत उम्मीद लगाकर टाटा मोटर्स ने हेक्सा को लॉन्च किया था, लेकिन फिर से मार्केट में अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाई, जिसके पीछे सिंपल सा रीजन है, टाटा मोटर्स का ब्रांड इमेज बहुत खराब था उस टाइम पर। अगर दूसरी रीजन बताऊं तो उस टाइम पर लोगों के बीच ये परसेप्शन बन गया था कि टाटा मोटर्स के इंजन रिलायबल नहीं होते, जिसके वजह से एक आध लोग जो कि हेक्सा की तरफ इंटरेस्टेड भी थे, उन्होंने भी अपना मुंह मोड़ लिया। आर्या अपने टाइम से बहुत आगे की गाड़ी थी, और साथ ही हेक्सा भी बहुत ही कमाल की ऑफरिंग थी टाटा मोटर्स की तरफ से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कम सेल्स के वजह से इसे बंद कर दिया गया। और पहले नंबर पर जो गाड़ी हमारे लिस्ट में, उसे बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि अगर वो सक्सेसफुल हो जाती तो टाटा मोटर्स आज इंडिया की अगली मारुति होती। तीसरे नंबर पर एक ऐसी गाड़ी हमारे लिस्ट में जो कि पहली इंडियन कार थी जिसे स्क्रैच से बनाया गया था, और वो भी इंडिया में। और यही वो पहली गाड़ी है जो कि सर रतन टाटा के दिल के बहुत करीब थी। उस टाइम पर टाटा मोटर्स के सीनियर पोजीशंस पर जितने भी लोग बैठे थे वो सब इसके खिलाफ थे, पर फिर भी सर रतन टाटा ने इस गाड़ी को बनाया। मैं बात कर रहा हूँ टाटा इंडिका के बारे में। ये ऐसी गाड़ी थी जो मारुति के डोमिनेंस को इंडिया में खत्म कर सकती थी, क्योंकि इंडिका सस्ती भी थी, इसमें इंटीरियर स्पेस भी अच्छा था, और माइलेज भी बहुत ही अच्छी देती थी इंडिका। अगर डिजाइन की बात करें तो इंडिका के डिजाइनिंग के वक्त इसके बहुत सारे प्रोटोटाइप्स को बनाया गया था, पर एक भी प्रोटोटाइप या फिर डिजाइन कह लो सर रतन टाटा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसलिए उन्होंने एक इटालियन डिजाइन हाउस से इंडिका की फाइनल डिजाइन कंप्लीट करवाई। और इससे पहले टाटा मोटर्स ने बहुत सारे कमर्शियल व्हीकल्स को बना रखा था स्क्रैच से। उनके ट्रक्स हो गए, बसेस हो गए, वो सब स्क्रैच से बनाया जाता था। लेकिन ये पहली बार था कि टाटा मोटर्स किसी गाड़ी को स्क्रैच से बना रहे थे। बहुत उम्मीद के साथ 1998 में इंडिका को इंडियन मार्केट में लॉन्च करा गया, और रेस्पॉन्स बहुत भयंकर था। लोग लिटरली पागल हो गए थे। सिर्फ कुछ महीनों के अंदर 1 लाख से ज्यादा बुकिंग्स आ गई थी इंडिका की। लेकिन उसके बाद मानो कुछ उल्टा सा ही होने लगा। कार वारिस खुश नहीं थे इंडिका के फिट एंड फिनिश के साथ। इंडिका के इंजन में बहुत सारे ट्रबल्स आते थे, साथ ही इलेक्ट्रिकल फेलियर्स भी बहुत देखने को मिलते थे, और लोगों का अब इंडिका से विश्वास उठने लगा था। लेकिन ओरिजिनल इंडिका के लॉन्च के सिर्फ 3 साल बाद इन सारे प्रॉब्लम्स को फिक्स कर दिया गया। टाटा मोटर्स ने लॉन्च करा इंडिका V2। टैक्सी ड्राइवर्स के बीच ये गाड़ी इतनी पॉपुलर हो गई कि प्राइवेट नंबर वाले कार वायर्स को इंडिका V2 लेने में शर्म से आने लगी। इसलिए 2008 में टाटा मोटर्स ने इंडिका विस्टा लॉन्च किया, जो करीब 10 साल तक शोरूम पर बैठी हुई थी, लेकिन फिर भी इसके सेल्स बहुत खराब थे, जिसके पीछे बहुत ही तगड़े रीजन है। सबसे पहली रीजन थी लैक ऑफ इनोवेशन। जहां दूसरी कार मेकर्स हर 6 महीने पर अपने गाड़ियों को कंप्लीट चेंज कर देते थे, वहीं टाटा मोटर्स इस मामले में बहुत पीछे रह गए। 2018 में आपको ये इंटीरियर देखने को मिलता था। अगर और भी रीजन बताऊं तो पुअर बिल्ड क्वालिटी और वही टाटा मोटर्स की खराब रिलायबिलिटी। दूसरी नंबर पर एक ऐसी गाड़ी हमारे लिस्ट में जिसे नॉर्थ ईस्ट में लोग पहाड़ों का राजा बोलते हैं। ये गाड़ी सिर्फ 4x2 के साथ ही आती थी, पर फिर भी ये 10 लोगों को बैठाकर आराम से कहीं भी चली जाती थी। अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर, इन सारे जगहों पर इस गाड़ी का दबदबा सा था, और आज भी है। सही गेस किया आपने, मैं बात कर रहा हूँ टाटा सुमो के बारे में। पर ये गाड़ी तो बिकी थी और लोगों को बहुत पसंद भी थी, तो ये सक्सेसफुल गाड़ी कैसे हो गई? तुझे कुछ पता भी है? ऐसे ही लोग मुंह उठाकर आजकल वीडियो बनाने लग जाते हैं। हाँ, इसकी सेल्स पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर टाटा मोटर्स ने इस गाड़ी को अचानक से बंद क्यों कर दिया? साल दर साल इसके सेल्स क्यों कम होते जा रहे थे? महिंद्रा बोलेरो, जो टाटा सुमो की सबसे बड़ी राइवल थी, वो आज तक मार्केट में बिक रही है। वहीं सुमो को 2019 में क्यों बंद कर दिया गया? तो ज्यादा मत बोला कर नूनू, मैंने तुझे बनाया, तूने मुझे नहीं, इसलिए वीडियो आगे चुपचाप से देख। ओके। टाटा मोटर्स वालों ने सुमो को सिर्फ एक चीज के लिए डिजाइन किया था, वो था यूटिलिटी, जिसके वजह से टैक्सी ड्राइवर्स की ये फेवरेट गाड़ी बन गई थी। 1994 के टाइम पर सुमो ऑफिशियली लॉन्च हुई थी, क्योंकि उस टाइम पर महिंद्रा की अरमाडा रूरल एरियाज में बहुत पॉपुलर थी, और इसी को कंपटीशन देने के लिए सुमो लॉन्च करी गई थी। शुरुआत में एक 2.2 लीटर्स का डीजल इंजन आता था इसमें, जो 65 HP की पावर प्रोड्यूस करती थी, और देखते ही देखते इसके सेल्स भयंकर होने लगे। लेकिन फिर साल आया 2000 और महिंद्रा ने एक बम फोड़ दिया, जिसका नाम था बोलेरो। इस गाड़ी की लॉन्च के बाद सुमो के सेल्स साल दर साल कम नहीं लगी, इसलिए 2004 में टाटा मोटर्स ने सुमो विक्टा लॉन्च करा, जिसमें इंटीरियर सब पूरी नहीं हो गई थी, और पहले के मुकाबले सुमो अब कंफर्टेबल भी हो गई थी। फिर 2008 में टाटा मोटर्स ने सुमो ग्रैंड लॉन्च किया, जिसमें 2.2 लीटर्स की डाइक्वाड इंजन आती थी, और ये गाड़ी 120 HP की पावर प्रोड्यूस करती थी, लेकिन ये बहुत गंदे तरीके से मार्केट में फेल हो गई। फिर 2012 में टाटा मोटर्स ने सुमो गोल्ड लॉन्च किया, जिसमें 3 लीटर्स की डाइक्वाड इंजन आती थी, और ये नई वाली सुमो 70 HP की पावर के साथ 225 Nm की टॉर्क डिलीवर करती थी। लेकिन
अब तक बहुत लेट हो चुका था क्योंकि बोलेरो ने अपना पूरा पकड़ बना लिया था मार्केट में। सुमो इतनी अच्छी होने के बाद भी बोलेरो को कभी बीट क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि बोलेरो में ज्यादा रिलायबल इंजन मिलता था, बोलेरो ज्यादा रिफाइंड थी और टाटा मोटर्स की खराब ब्रांड इमेज के वजह से सुमो की तरफ कार बायर्स बहुत कम इंटरेस्टेड थे। इसलिए 2019 में जब BS4 नॉर्म्स आने वाले थे तब टाटा मोटर्स ने सुमो को हमेशा के लिए बंद कर दिया। पहली नंबर पर जो गाड़ी हमारे लिस्ट में वो अगर सच में हिट हो जाती तो टाटा मोटर्स आज के टाइम पर कहीं और होते और सर रतन टाटा ने इस गाड़ी को बहुत ही एक अच्छे कॉज के लिए बनाया था, लेकिन इंडियंस ने इस गाड़ी को बिल्कुल भी नहीं समझा। मैं बात कर रहा हूँ टाटा नैनो के बारे में। वही तो मैं सोचूं टाटा नैनो अब तक इस लिस्ट में क्यों नहीं आई? 2006 में सर रतन टाटा ने प्रॉमिस किया कि वो 1 लाख के दाम पर मिडिल क्लास इंडियंस के लिए एक गाड़ी लॉन्च करेंगे। पूरी दुनिया शॉक हो गई थी क्योंकि ऐसा आज तक कभी किसी ने किया ही नहीं था। जिस तरीके से शुरुआत में टाटा मोटर्स ने नैनो की प्लानिंग करी थी वो सही में नैनो को 1 लाख के दाम पर लॉन्च कर देते, लेकिन फिर अचानक से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। सिंगूर वेस्ट बंगाल में जहाँ नैनो का प्रोडक्शन होने वाला था पहले, वहाँ एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट चालू हो गया। लोकल्स के हिसाब से वो जमीन उनका था और उस टाइम के वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने टाटा मोटर्स को वो जमीन उनसे पूछे बिना ही लीज पर दे दिया था। फिर टाटा मोटर्स को उनके नैनो का प्लांट सानंद गुजरात में शिफ्ट करना पड़ा, जिसके वजह से 2 प्रॉब्लम्स हुई। सबसे पहली, नैनो की डिलीवरीज बहुत लेट हो गई और दूसरी, नैनो की ओवरऑल मेकिंग कॉस्ट भी बढ़ गई। लेकिन फिर भी टाटा मोटर्स ने लॉस सहकर इनिशियली नैनो को 1 लाख के दाम पर लॉन्च कर दिया। बहुत सारी बुकिंग्स आने लगी, हर जगह इसी गाड़ी के चर्चे थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। नैनो जैसी इतनी रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट को इतना बैकलैश मिलने लगा। लोग बहुत सारी चीजें कह रहे थे नैनो के बारे में, जैसे बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बेकार है इस गाड़ी की। साथ ही लोग नैनो को 4 पहिया वाला ऑटो रिक्शा भी बोलते थे। शुरुआत में कुछ नैनो में आग भी लग गई थी, जिसके वजह से लोगों के मन में नैनो बहुत अनसेफ कार बन गई थी। और जो टैग इस गाड़ी को टाटा मोटर्स ने दिया था, वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार, इसी चीज ने सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया नैनो को। देखो, गाड़ी खरीदना इंडिया में एक रेपुटेशन वाली बात होती है, लेकिन लोगों को ये नहीं चाहिए था कि उनके पहली गाड़ी को कोई भी आकर सस्ती गाड़ी बोल दे। लोग ये नहीं समझ पाए कि सर रतन टाटा ने नैनो को उन मिडिल क्लास इंडियंस के लिए बनाया था जो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। चलो माना कि नैनो की सेफ्टी बहुत ही खराब थी कंपेयर टू अदर कार्स, लेकिन किसी भी बाइक से तो सेफर थी ना यार। बात तो सही है। वीडियो बंद करने से पहले नीचे जो लाइक का बटन दिया उसको दबा लेना अगर आपको वीडियो पसंद आया। साथ ही सब्सक्राइब कर लो ऐसे टाइप के वीडियोस और देखने के लिए। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।